हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो देखोगे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपको इसी वीडियो से मिलने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम WTO की बात कर लेते, फिर वर्ल्ड बैंक, IMF, इस तरीके से सीक्वेंस में हम चीज़ें करते चलेंगे। देखिए हम बात कर लेते हैं WTO की। WTO को जो स्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को ये डेट याद रखनी है आपको। अब देखिए ये किसकी जगह आया था, इससे पहले क्या था? गेट था। गेट की फुल फॉर्म क्या थी? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। जो ये गेट था ये सिर्फ किसके लिए काम करता था? गुड्स के लिए, ठीक है ना। इसके अंदर सर्विस नहीं थी, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो धीरे धीरे जब आवश्यकता हुई कि ट्रेड के अंदर सर्विसेज का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, तो गेट की जगह किसको स्टेब्लिश कर दिया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। तो जो गेट है उसको स्टेब्लिश किया गया था 1947 में, 1947 के अंदर, ठीक है। आप सभी जानते हो कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, इनकी 1939 से लेकर अगर 1945 की हम बात करें तो क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड था। तो 1944 के अंदर, ठीक है, तो 1944 में 4 चीज़ें स्टेब्लिश करने की बात की गई। एक IMF, वर्ल्ड बैंक, ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ब्रेटन वुड सिस्टम। ये 4 चीज़ें। ITO को स्टेब्लिश नहीं किया जा सका, ठीक है। जो US की सीनेट थी उन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए, इसलिए उस टाइम पर जो बोलबाला था वो ज़्यादा US का था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो चौधर चलती थी वो किसकी थी? US की थी। तो ITO को उस टाइम पर इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश नहीं किया जा सका। उसकी जगह फिर क्या है? 1947 के अंदर किसको? गेट को स्टेब्लिश किया गया, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। तो अब हम बात कर लेते हैं नाइजीरिया की नकोजी ओकोंजो-इवेला। WTO यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। एक तो यही पूछते हैं कि इसकी महानिदेशक कौन है, ठीक है। वो कौन है? नकोजी ओकोंजो-इवेला, ठीक है ना। ये नाम आप याद रखो, बहुत सारे जो एग्ज़ाम है उसमें इसको पूछा गया है। नकोजी ओकोंजो-इवेला पहली अफ्रीकी यानी कि अफ्रीका की हैं, ठीक है, अधिकारी होने के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी हैं, ठीक है। एक तो क्या है, ये जो ओकोंजो-इवेला है ये कहाँ की? अफ्रीका की, और पहली महिला है। तो ये नाम और ये कहाँ की है ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन, इसका गठन की बात, कि WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड, इनकी जिसको हम गेट की बात करते हैं, इनकी गेट किस स्थान पर अपना गया, इनकी किसकी जगह ली है इसने? WTO ने गेट की। WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि गेट के, यानी कि गेट जो था उसके राउंड हुए थे 8, ठीक है। तो 8वां राउंड था जो उरुग्वे राउंड था। इसका टाइम पीरियड भी याद रखोगे, 1986 से लेकर 1994 तक का था, ठीक है ना। ये कितने टाइम पीरियड है ये भी याद रखोगे, ठीक है। ये उरुग्वे था, 8वां राउंड था और उरुग्वे राउंड था, जिसके तहत WTO को स्टेब्लिश किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 1995 को। तो अभी तक ये इसकी महानिदेशक कौन है उसका नाम याद रखोगे, कहाँ की हैं वो, WTO को कब स्टेब्लिश किया गया, और जो गेट था वो कब आया था, और कौन से राउंड के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया। WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि हमने देख लिया, इसके तहत हुई जिस समझौता के तहत WTO की स्थापना की गई उसको क्या बोलते हैं? मार्केस समझौता, ठीक है। राउंड कौन सा था? उरुग्वे राउंड। समझौता कौन सा था? मार्केस या मराकेस भी कहीं पर लिखा मिलता है आपको, कई बार के रूप में जाना जाता है। इसके लिए 1944 में मोरक्को के मराकेस में हस्ताक्षर किए गए थे। तो समझौता तो क्या था? मार्केस था या मराकेस था, और राउंड कौन सा था? उरुग्वे राउंड था। कब से कब तक चला? 1986 से 1994 तक चला ये। अब हम कुछ बात कर लेते हैं WTO के बारे में, कि WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य, दो नहीं है, जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को, यानी कि जो ट्रेड से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन है वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
गेट और डब्ल्यूटीओ में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि गेट जहाँ ज़्यादातर, यानी कि मैंने आपको बताया कि गेट के अंदर क्या था, सिर्फ गुड्स की बात की जाती थी। डब्ल्यूटीओ के अंदर क्या है, इसके अंदर गुड्स के साथ साथ सर्विसेज और अन्य जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज हैं, संपदाएँ हैं, जैसे व्यापार चिन्ह हो गए, डिजाइन हो गए, आविष्कार हो गए, ये इन चीज़ों को भी शामिल किया गया है। अब हम बात कर लेते, इम्पोर्टेंट है कि इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है। ठीक है ना, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसके मेंबर कितने हैं, डब्ल्यूटीओ में कितने, 164 मेंबर हैं। ठीक है ना, ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि 23 जो हैं इसके पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो आपने देख लिया इसमें 164 मेंबर हैं और ये स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है और इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों चीज़ों की बात की जाती है। उसके बाद देखिए जो भारत वर्ष 1947 में गेट था डब्ल्यूटीओ, यानी कि दोनों का ही ये मेंबर है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है ये भी कई बार पूछ लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक, इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर आगे क्या होता है, इसको आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जनरल काउंसिल होती है। ठीक है ना, जनरल काउंसिल के अंदर क्या होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है। जो झगड़े हो जाते हैं ना आपस में, देश के जो ट्रेड से संबंधित जो भी झगड़े होते हैं उसका निपटारा करने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, यानी कि जो भी ट्रेड होता है कंट्रीज के बीच में उसको क्या करना होता है, रिव्यू भी तो करना होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो जनरल काउंसिल के अंदर आगे की गुड्स की काउंसिल है। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो पेटेंट होते हैं, कॉपीराइट होते हैं उनसे, और सर्विसेज काउंसिल। अब देखिए डब्ल्यूटीओ की संरचना, मंत्री सम्मेलन। देखिए अब मंत्री सम्मेलन का क्या मतलब है, ये अभी आपने देखा था कि मेन क्या है इसमें। देखो सबसे ऊपर अपेक्स में क्या रखा हुआ, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वही बात बोली है इन्होंने यहाँ पर कि डब्ल्यूटीओ का जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर के बारे में थी। मंत्री सम्मेलन, मिनिस्ट्री जो कॉन्फ्रेंस है वो सबसे ऊपर है, जिसका गठन डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों से मिलकर होता है। यानी कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, जो एक तरीके से हमने अभी देखा कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर क्या होता है, जितने भी मेंबर कंट्रीज होते हैं सब मिलकर उसको क्या करते हैं, एक तरीके से बनाते हैं। इसके सभी सदस्यों को कम से कम हर 2 वर्ष में मिलना आवश्यक होता है। यानी कि अगर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कितने, 2 साल में इसकी मीटिंग होना जरूरी है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के सदस्य बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। उसके बाद जो काउंसिल है, जो जनरल काउंसिल है, उसके अंदर इसका गठन क्या, डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देश मिलकर करते हैं। जो कॉन्फ्रेंस था एक तरीके मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के प्रति ये एक तरीके से उत्तरदायी होती है। ठीक है ना, विवाद जो डिस्प्यूट वाली थी और जो ट्रेड वाली थी, ट्रेड जो एक तरीके से, जो एक तो विवाद डिस्प्यूट जो सेटलमेंट वाली बात थी, यहाँ पर देखिए एक बार डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू की बात की जा रही है वहाँ पर। ठीक है, सामान्य परिषद यानी कि जो जनरल काउंसिल है वो करेंगे, इसके 2 सब्जेक्ट हैं। एक तो वही है कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है, एक ट्रेड रिव्यू वाला। तो क्या है इसके माध्यम से, इनकी डिस्प्यूट वाले से के माध्यम से विवादों के समाधान हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रिया का देखो डिस्प्यूट नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो भी आपस में कंट्रीज के बीच में जो इश्यूज हो जाते हैं उसको एक तरीके से सुलझाने का ये काम करती है। जो ट्रेड रिव्यू है एक तरीके से ये जो काउंसिल है ये क्या करती है, इसके द्वारा डब्ल्यूटीओ के प्रत्येक सदस्य की व्यापार नीतियों की नियमित समीक्षा की जाती है। अब जो एक तरीके से डब्ल्यूटीओ है, एक सेकंड रुकिएगा, देखिए कई बार क्या करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में आपसे पूछ लेता। तो ऑब्जेक्टिव देखिए डब्ल्यूटीओ क्या कि इंटरनेशनल ट्रेड हेतु नियमों को निर्धारित करना, इनकी जो भी लॉज हैं उनको बनाना और उनको लागू करना डब्ल्यूटीओ का काम है। किसी इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित व्यापार उधारी करने की, जो ट्रेड लिबरलाइजेशन के विस्तार के लिए कि भाई ट्रेड के अंदर लिबर्टी होनी चाहिए। ठीक है, लिबरल होना चाहिए कि जब मान लेते कि कोई भी ए कंट्री है, ए कंट्री से बी में सामान जाता, बी से ए में आता, तो यहाँ पर जो टैरिफ और एक तरीके से कोटा जो लगता है उसको वो नहीं लगना चाहिए। व्यापार यानी कि अभी आपने देखा कि इसके अंदर क्या है
कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है, यानी कि जो भी विवाद अगर हो जाता है तो उसको सुलझाने का काम भी करते हैं। निर्णय लेने की यानी कि वो करें ट्रांसपेरेंसी भी है। वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ, यानी कि जो दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है, IMF, वर्ल्ड बैंक, उनको भी क्या करते हैं, कोऑपरेशन देते हैं, यानी कि सहयोग देते हैं। विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग करते हैं, कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है, जो ये वर्ल्ड ट्रेड है, इसमें उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, ये भी ये काम करते हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी एक भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी है। जो ये WTO की जो एक तरीके से मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस है, कहाँ कहाँ पर हुई है, और अब तक देखिए कितनी 12 हुई है, ठीक है ना। अभी आप ये देख लीजिए 12 कॉन्फ्रेंस हुई है और कहाँ कहाँ पर हुई है। अब देखिए पहली हुई थी 1996 में, कहाँ पर, सिंगापुर में। दूसरी जिनेवा में, तीसरी सिएटल में, चौथी दोहा यानी कि कतर में, पांचवी कैनकुन में, छठी हांगकांग में, सातवीं जनेवा, आठवीं जनेवा, नौवीं बाली यानी कि इंडोनेशिया में, 10वीं नैरोबी केन्या के अंदर, 11वीं अर्जेंटीना के अंदर, और जो 12वीं है फिर कहाँ पर हुई, जिनेवा के अंदर हुई। तो जो आपको याद करना है वो आपको कॉन्फ्रेंस को ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो इसको एक छोटी सी ट्रिक है, उसको थोड़ा सा आप देख लेना। सिंह जी से धोखा हुआ, जय मिली। सिंह जी है शायद, याद थोड़ा थोड़ा देखती मैं रिकॉल होगा। सिंह जी से धोखा हुआ, जय मिली। अब देख लेते हैं, अगर ये करेक्ट लगती तो याद कर लेना, नहीं तो रहने देना। देखो S से क्या है, सिंगापुर, ठीक है ना, और J से क्या है, जिनेवा, से क्या, सिएटल, D से क्या है, दोहा, ठीक है ना, K से क्या है, कैनकुन, H से क्या है, हांगकांग, ठीक है ना, हांगकांग, फिर जिनेवा, और फिर बाली, नैरोबी, अर्जेंटीना। तो कुछ थोड़ी सी इसकी ट्रिक बना लेना, तो नहीं तो ऐसे याद रखने ना कि पहले सिंगापुर, फिर जिनेवा, फिर सिएटल, फिर दोहा, कैनकुन, हांगकांग, जिनेवा, बाली, नैरोबी, अर्जेंटीना, जिनेवा। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। और ये कॉन्फ्रेंस से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता। अब ये है राउंड। देखिए अगर आप और एस्टेट में तो अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गा। अदर पेपर की अगर आप तैयारी करते तो नेट में या फिर DSSB में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। अब क्या इसके राउंड हुए थे, अभी हमने देखा ना कि 8वां राउंड हुआ था, ठीक है। उस राउंड उर्गवे जो राउंड था, ठीक है, समझौता कौन सा था, मराकेश या मरकेश। तो जो वो समझौता था, राउंड इसमें 8 हुए थे। तो देखिए 8 राउंड हुए थे। 8 राउंड कब से कब हुए थे, 1947 से लेकर, ठीक है ना, 1994 तक, ठीक है ना, इस टाइम तक 8 राउंड हुए। और 8वें राउंड के अंदर जो जन्म हुआ वो WTO का हुआ। अब यहाँ पर है ये राउंड, ये है ईयर, ये है वेन की कहाँ कौन सा स्थान सा, इन जो ये राउंड हुए उनमें क्या क्या इशूज़ रहे और क्या क्या उनके परिणाम रहे। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट राउंड हुआ 1947 में जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड में। प्रथम गेट जो समझौते पर हस्ताक्षर, यानी कि जो विशिष्ट जो स्पेशल प्रोडक्ट पर जो भी टैरिफ था ना उसको कम करने की बात की गई। कटौती की बात हो रही है, अभी कंप्लीट ख़त्म होने की बात नहीं हो रही है, कटौती की बात हुई। दूसरा देखिए हुआ अनेशी के अंदर, ठीक है ना, फ्रांस में। तीसरा हुआ तोरके यानी कि इंग्लैंड में। चतुर्थ और पंचम जो हुए हैं वो जिनेवा में हुई। अब ये क्वेश्चन पूछता, देखिए ये तो अभी तक ना भी पूछा कभी, ठीक है ना, मुझे जहाँ तक याद है यहाँ तक तो अभी नहीं पूछा, लेकिन ये पूछता कि पहले कौन सा राउंड आया, डिलन राउंड, फिर कैनेडी राउंड और फिर टोक्यो राउंड, ठीक है ना। तो ये आप ज़रूर याद रखोगे कि पहले डिलन राउंड, अभी मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देती हूँ, पहले डिलन राउंड, ठीक है ना, फिर उसके बाद कनेडी राउंड, उसके बाद टोक्यो राउंड, उसके बाद उर्गवे राउंड। और उर्गवे राउंड में आपने देखा था कि WTO को स्टेब्लिश कर लिया गया था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डी, ठीक है ना, फिर कनेडी, फिर टोक्यो और फिर उर्गवे, ठीक है ना, DKTU, ठीक है, DKTU।
तो इस तरीके से आप इसको याद करोगे। अगर हम बात करते हैं डीलन राउंड में क्या बात की गई, जो पंचम जनेवा के अंदर था, ये यूरोपीय समुदाय का, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, वार्ता में प्रथम बार आविर्भाव तथा प्रशुल्कों में औसतन 20% यानी कि 20% जो कटौती की गई थी डीलन राउंड के अंदर। उसके बाद कनेडी राउंड में क्या हुआ, ये भी जनेवा स्थान था इसका। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर जो प्रतिबंध थे उनको 1/3 की कमी की प्राप्ति। टोक्यो राउंड भी जनेवा के अंदर है। इसके अंदर क्या, गैर प्रशुल्क यानी कि नॉन टैरिफ का मतलब होता कोटा, ठीक है ना, कोटा प्रतिबंध, राज सहायता प्राप्त निर्यात, उष्ण कटिबंधीय वस्तुओं से संबंधित 11 समझौतों पर हस्ताक्षर, ठीक है, जिसमें कृषि, सर्विसेज, जो भी है ट्रिप्स यानी कि ट्रेड, जो ट्रेड है TRIPS, ठीक है, तो स्ट्रिप्स और ट्रिम्स, इन के विनियमन से संबंधित विषयों का समावेश है। देखिए आपने देख लिया तो ये राउंड जो है उनको सीक्वेंस में लगाना, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर हम बात करें ना, टोक्यो राउंड शायद बीच में रह गया, इसको देखिएगा। इसके अंदर क्या था, हाँ नॉन टैरिफ की मैंने बात कर ली, राज सहायता प्राप्त, निर्यात, उष्ण कटिबंधीय वस्तु से संबंधित 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद देखिए ट्रिप्स और ट्रिम्स के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है ना, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ट्रिप्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक। और ट्रिम्स की होती है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, तो कई बार तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है, ये प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ट्रिप्स के बारे में, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ट्रिप्स क्या है, ट्रिप्स समझौता के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौता के, ये कुछ नहीं है, ठीक है। जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर देखिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कई बार वो पूछता है कि ट्रिप्स के अंदर क्या क्या आता है। ट्रिप्स के अंदर कॉपीराइट की बात होती है, ट्रेडमार्क की, GI टैग जिसको आप बोलते हो, डिजाइन, पेटेंट, सर्किट लेआउट डिजाइन, अज्ञात जानकारी के लिए सुरक्षा न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना, ये कुछ मतलब कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेमेंट, GI टैग जो है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है ना। उसके बाद है, और कम से कम इनका कुछ नहीं। उसके बाद आता IMF, तो इन आपने क्या क्या देख लिया कि जो WTO है, ठीक है, WTO कब स्टेब्लिश हुआ, इससे पहले क्या था, जैसे कि हमने देखा कि गेट था, सिर्फ गुड्स की बात करता था, ये कब आया था, 1947 में आया था। ये कब आया था, 1 जनवरी 1995 में आया था। कौन से राउंड के तहत आया था, 8वां जो राउंड था, कौन सा राउंड था, उरुग्वे राउंड था, ठीक है। उसके बाद अगर हम समझौते की बात करें तो क्या था, मरकेश या फिर मराकेश जो एग्रीमेंट था, उसके तहत इसको स्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद इसकी महानिर्देशक कौन है, नगोजी, क्या नाम था उनका, वो नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। WTO की जो महानिर्देशक हैं उनका नाम आप ज़रूर याद रखोगे। उसके बाद अगर हम बात करें, एक सेकंड रुकिए, हाँ, उसके बाद और उसमें क्या क्या था, जैसे कि ट्रिप्स और ट्रिम्स की बात की गई, कौन कौन से राउंड हुए, और जो राउंड हुए उसमें जैसे डीलन राउंड, टोक्यो राउंड, उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जैसे सिंगापुर, जिनेवा, सिएटल, तो ये सारी सीक्वेंस आपको याद रखनी है, ठीक है। मेंबर कितने हैं, 164 हैं। तो IMF की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ठीक है, इसके अंदर कितने हैं, 190 मेंबर, ठीक है, 190 मेंबर है, ठीक है। 6 अक्टूबर 2020 को प्रिंसिपलिटी ऑफ एंडोरा, ठीक है ना,
तो ये है ना, ये नया मेंबर बना, इससे पहले 189 थे। जितने वर्ल्ड बैंक के होते हैं उतने ही IMF के होते हैं, ठीक है। इसमें अब कितने 190। अगर आपसे पूछे कि 2020 में कौन सा आया है तो वो है प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा, ठीक है। तो IMF के अंदर ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अब फ़िलहाल जो है मेंबर कितने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर तो 189 अगर मेंबर आपसे पूछेगा तो वो कौन सा है, नॉर्वे है, ठीक है ना। 189 कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि 189th मेंबर कौन सा था, नॉर्वे, ठीक है। 12 अप्रैल 2016 को ये मेंबर बना था, 12 अप्रैल 2016 2016 को, ठीक। तो नॉर्वे। और 20वां कौन सा 190 कौन है, वो है प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा। जिनमें से प्रत्येक देश का इसके वित्तीय महत्व के अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय, इसमें से कुछ नहीं पढ़ना आपने, मतलब याद कुछ नहीं करना, थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ, इसकी जो अगर हम बात करते हैं इसकी प्रबंध निर्देशक कौन है, उसका नाम याद रखना। जो प्रबंधन निर्देशक हैं वो कौन है, वो हैं क्रिस्टेलिना जियोर्जीवा, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखोगे, क्रिस्टेलिना जियोर्जीवा। 2019 से ये इसकी महानिर्देशक हैं। अगर हम बात करें कि IMF कब स्टेब्लिश किया गया था, ये भी हमने नहीं देखा। ये किया गया था 1944 में, ठीक है। इसके मेंबर कितने, मेंबर आपने देख लिया कि 190 है। और अगर हम बात करें इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, जिसकी ये नोट कर लेना ये सारी चीज़ें। जो हेड क्वार्टर है इसका है वाशिंगटन DC के अंदर, वाशिंगटन DC, ठीक है। इसका यहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है। और IMF से सर्वाधिक उधार लेने वाले देश कौन से, सबसे पहले अगर हम जाने कि IMF से सबसे ज़्यादा उधार लेने वाले हैं यूक्रेन। सबसे ज़्यादा उधार जो लेता है नंबर 1 यूक्रेन, दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान। ये चीज़ आपने देख ली कि कौन उधार लेता है, कितने इसके अंदर मेंबर हैं, क्या है। अब बात कर लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना। पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो IMF है और जो वर्ल्ड बैंक है दोनों ही क्या है, एक तरीके से एक साथ इनका जन्म हुआ, ठीक है। दोनों ही जुड़वा हैं, ट्विन्स है दोनों के दोनों, ठीक। दूसरा जो IMF है वो लोन प्रोवाइड करवाता है जब किसी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता है, वैश्विक लेवल पर जो भी मौद्रिक सहयोग को बढ़ाने की बात करता, इन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इनकी इंटरनेशनल ट्रेड और सतत आर्थिक, यानी कि एक तरीके से सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देता है, दुनिया भर में गरीबी को कम करने का काम करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव शायद इसमें नहीं है, भुगतान संतुलन की कठिनाई, ये मेन है इसका, कि भुगतान संतुलन की BOP से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनके समाधान की ये बात करता। भुगतान संतुलन कठिनाइयों का भुगतान संतुलन कठिनाइयों का सामना कर रहे देशों को यथोचित सुरक्षा के साथ संसाधन मुहैया कराना, ठीक है। लिख लेना, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लेना कि BOP की अगर किसी कंट्री के अंदर BOP डिसइक्विलिब्रियम है, ठीक है, ऐसे कंट्रीज को क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, साथ में उनको रिसोर्स भी प्रोवाइड करेगा। तो देखिए IMF के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। इसको 1944 में
स्टेब्लिश करने की बात की गई ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि उस जब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं बनता, यानी कि IMF का मेंबर नहीं बनता, तब तक उसको वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर नहीं बनाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक को हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते थे जब इसको 1944 में बनाया गया। तब सभी जानते हो कि 1939 से लेकर 1945 तक क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय रहा। और 1944 में इन 4 एक तरीके से सिस्टम की बात की गई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये ऑर्गेनाइजेशन है, द वर्ल्ड बैंक, जिसको उस टाइम क्या कहते थे, IBRD। IBRD की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या है एक तरीके से स्टेब्लिश नहीं किया जा सका क्योंकि जो अमेरिका की जो सीनेट थी उन्होंने इसके ऊपर साइन नहीं किए। एक था ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ठीक है ना। ब्रेटन वुड्स सिस्टम में क्या था कि जो एक तरीके से जो एक्सचेंज रेट है उनमें जो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, ठीक है, उसको स्टेबल करने की बातें की गई थी। लेकिन इसमें क्या था कि सबसे पहले जो डॉलर है, डॉलर का डॉलराइजेशन किया गया, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो मेन करेंसी थी वो क्या थी, डॉलर थी। ठीक है, एक 2 तरीके के प्लान थे। एक केन्स ने मतलब अपना प्लान बताया और एक मतलब वाइट डस्टर, ठीक है, एक उन्होंने, लेकिन केन्स की बात इन्होंने नहीं मानी थी। दूसरा जो प्लान था वो अप्लाई हुआ, यानी कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम में सबसे क्या किया गया, डॉलराइजेशन किया गया कि सबसे मेन करेंसी जो वर्ल्ड में होगी वो क्या होगी, डॉलर होगी और डॉलर मेन रहेगा। और डॉलर के हर कंट्री को क्या करना पड़ेगा, यदि अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवाना है गोल्ड में तो सबसे पहले उसको डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। और ये सिर्फ उस देश का जो एक तरीके से जो RBI है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। तो जैसे कि अमेरिका में हम तो यहाँ पर मेन जो हमारा RBI है, अमेरिका में उसको फेड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो उनका मेन बैंक होगा वही इस करेंसी को कन्वर्ट करवा सकेगा डॉलर में, डॉलर से गोल्ड में। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए IMF ने निश्चित विनिमय दरों पर मुद्रा परिवर्तन की एक प्रणाली स्थापित की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, ठीक है। और आधिकारिक भंडार के लिए सोने को US डॉलर से प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी कि किसको क्या कर दिया गया कि सोने की तरह मान लिया गया, किसको, डॉलर को, ठीक है ना, एक तरीके से। और उस टाइम पर क्या था, प्रति औंस गोल्ड, जैसे हम 1 तोला बोलते हैं ना, तो उस टाइम पर क्या था, प्रति औंस गोल्ड था एक, वो किसके, $35 के बराबर था। उसके बाद आप देखिए 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली, यानी कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, तो 1944 में एक तरीके से एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, कहाँ पर, अमेरिका के अंदर। और उसके बाद एक सेकेंड रुकिए, बताती हूँ आपको कहाँ पर हुआ था। देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था न्यू हैम्पशायर, कहाँ पर, संयुक्त राज्य, ठीक है ना, अमेरिका में, US में। उसके बाद आप देखिए ये 1900 चला, ये 1944 से लेकर, ठीक, 1944 से कब तक चला, 1971 तक, ठीक। तो ये जो 1971 तक जो चला, उसके बाद क्या हुआ 1971 में, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी क्योंकि जितनी आपको गोल्ड की सप्लाई चाहिए, ठीक है, गोल्ड की सप्लाई के हिसाब से ही डॉलर की सप्लाई होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण से 1969 में कि लिक्विडिटी की कमी ना हो सके, इसलिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है एक तरीके से ये करेंसी है, जैसे और करेंसी ना, ये SDR है किसका, IMF का, उसको लेकर आएगा बैकअप में। तो 1971 में जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम, वो बिल्कुल पूछते हैं कई बार ये कब कोलैप्स हुआ, 1971 में। तो उसके बाद वो करें कि एक IMF का क्या काम था कि जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल रखना, तो ये काम अब ख़त्म हो गया उसका। अब ये क्या कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर फोकस करता। देश अपनी विनिमय व्यवस्था को चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसका अर्थ है कि बाजार की शक्तियाँ एक दूसरे के सापेक्ष मुद्रा मूल्य को निर्धारित करती है। प्रणाली आज भी जारी है, कुछ नहीं। ये पूरी लाइन में आपको क्या बोला कि फिक्स एक्सचेंज रेट तो सिस्टम खत्म होगा, अब एक्सचेंज रेट कैसा, फ्लेक्सिबल है, यानी कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर करेंसी का जो है ना लेवल डिसाइड होता। 1973 के
यानी कि 1973 में फिर क्या हुआ, तेल ऑयल क्राइसिस आ गई। 1973 और 77 के बीच तेल आयात में ये वो करें कि जो तेल इंपोर्ट करने वाले कंट्री थे 100 कंट्रीज, उनका जो लोन ले रहे थे ना, उसमें 1900 कब 73 और 77 के बीच, ठीक, 73 से 77 के बीच, तो जितना उनको लोन चाहिए था ना, उस लोन का उनका कितना हो गया, उनका हो गया 150, यानी कि 150%, ठीक है ना, बढ़ गया। जिससे आगे दुनिया भर में अस्थायी विनिमय दरों को लागू करना, यानी कि जो अस्थायी क्या थी, देखिए फिक्स थी, फिक्स के बाद फ्लेक्सिबल थी। तो वो कह रहे हैं कि 1973 से लेकर 1977 तक क्या हुआ, ऑयल क्राइसिस हो गई, ठीक है ना। ऑयल क्राइसिस होने के कारण से जो वो लोन लेते थे जो डेवलपिंग कंट्री, जो मान लिया जाए कि कितना है, कितना लेते थे 100%, सॉरी 100 रुपीज़ लेते थे मान लिया जाए, अब कितना हो गया, ये 100 का आप 150% करो, अगर इसका 100% ही होता 200 हो जाता, और 100 का अगर आप 50% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 50% हो जाए, सॉरी 50 हो जाएगा। तो 150 उनको कितना, मान लीजिए 100 रुपये चाहिए थे पहले, तो अब उनको कितने की जरूरत पड़ी, 250 की, ये बात करें। तो उसके बाद है कि अस्थायी विनिमय जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट थी उसको लागू करना कठिन हो गया। आईएमएफ ने वर्ष 1974-76 के दौरान एक न्यू लीडिंग प्रोग्राम, एक तो ये पूछते हैं कि न्यू लैंडिंग जो प्रोग्राम है वो किसका, न्यू लैंडिंग प्रोग्राम किसका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। कब स्टार्ट किया गया, 1974-76 में। किस लिए किया गया, क्योंकि ऑयल क्राइसिस हो गए थे, शुरुआत की गई, ठीक है, शुरुआत की, जिसे ऑयल फैसिलिटी के नाम से भी जानते हैं। अब यानी कि जो इम्पोर्टर थे, ऑयल इम्पोर्टर थे, उनको इसमें से उधार दिया जाएगा, उन राष्ट्रों के लिए उपलब्ध है, यानी कि जो ऑयल फैसिलिटी है उनके लिए उपलब्ध है जो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, यानी कि जो ऑयल के प्राइस बढ़ने के कारण से बैलेंस ऑफ ट्रेड बनाए रखने में की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के प्रमुख संगठनों में से एक है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो मेन है एक ऑर्गेनाइजेशन। आईएमएफ की संरचना अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता एवं मानव कल्याण के उच्चतम मूल्यांकन के साथ संतुलित करने में सुविधा प्रदान करती है। इस प्रणाली को सन्निहित उदारवाद कहते हैं। देखिए इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है ना, अभी तक सिर्फ ये वाला जो है ना, इस दोनों तीनों में ये क्या है, ये मेन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए आईएमएफ ने पूर्व सोवियत ब्लॉक के देशों की केंद्रीय योजना आधारित अर्थव्यवस्था को बाजार संचालित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 1997 का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 1997 में 1997 के दौरान पूर्व एशिया में थाईलैंड से लेकर, यानी कि जो पूर्व का एशिया, ईस्ट एशिया, उसमें थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया और कोरिया तक एक फाइनेंशियल क्राइसिस दस्तक दी। आईएमएफ ने इस संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए एक राहत पैकेज, यानी कि अगर आपसे पूछे कि राहत पैकेज श्रृंखला की शुरुआत कब की गई, 1997 में। यही पूछा गया था कि 1997 के दौरान पूर्व यानी कि ईस्ट एशिया में थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया और कोरिया, यहाँ पर अलग अलग कंट्री के नाम डाल दिए, तो ये इस तरीके से पूछ सकता है आपको कि कब क्या हुआ। तो वो करे कि जो एक राहत पैकेज श्रृंखला स्टार्ट की गई, तो ये क्यों की गई, ताकि वो डिफ़ॉल्ट ना हो, बैंकिंग सिस्टम सही से चलता रहे, इसलिए। फिर आया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 में। आईएमएफ ने वैश्विक एवं पूरी दुनिया को आर्थिक तौर पर जोड़ने तथा निगरानी तंत्र को मजबूत रखने हेतु प्रमुख पहल की। इन पहलों में स्पिल ओवर का क्या मतलब होता है, जब किसी एक देश की आर्थिक नीतियाँ किसी अन्य देश को प्रभावित कर सकते हो, तो वो करेगी स्पिल ओवर को कवर करने, वित्तीय प्रणाली में जोखिमों के विश्लेषण को की निगरानी हेतु कानूनी ढांचे का पुनर्निर्माण करना आदि शामिल था, ठीक है। तो मेन याद रखिए कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस कब आए, और 1997 के दौरान क्या हुआ, ईस्ट एशिया से के यहाँ पर भी क्या हुआ, एक फाइनेंशियल क्राइसिस आए, ये ध्यान रखना आपने। अब इसके कार्य की बात करते हैं, क्या क्या काम करता। फर्स्ट है कि वित्तीय सहयोग प्रदान करता, दूसरा है कि आईएमएफ ने इसके अंदर क्या है कि निगरानी तंत्र भी है, ठीक है ना, समता का विकास करता है, ठीक है ना, केंद्रीय बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कर अधिकारियों, अन्य आर्थिक संस्थानों को प्रौद्योगिकी सहयोग और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना, ये PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी।
इसका एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप बात करें, इसमें मेन होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक है। इसमें 2 गवर्नर होते हैं, एक मेन गवर्नर होता है, ठीक है, और एक होता है जो मेन के बाद यानी कि जो सेकंड होता है, ठीक है ना। तो एक मेन होगा और एक अगर मेन यहाँ पर नहीं है, ठीक, तो वो जो दूसरा गवर्नर है वो इसकी जगह यानी कि अल्टरनेट गवर्नर, ठीक, अल्टरनेटिव। बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर क्या होता है कि जिसमें से जितने भी मेंबर कंट्रीज है ना, सब में से 2-2 गवर्नर चुन कर जाएंगे, ठीक है। मान लिया जाए कि इसमें 190 मेंबर है, तो 190 तो मेन गवर्नर होंगे, ठीक है ना, और एक अल्टरनेट गवर्नर होगा। यदि मेन गवर्नर उस टाइम पर नहीं है तो अल्टरनेट गवर्नर जो है उसकी जगह काम करेगा। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर से क्या काम करता है, ये कार्यकारी बोर्ड के लिए कार्यकारी निर्देशों के चयन या नियुक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं कि जो भी बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है, ठीक है, उसका चुनाव कैसे करना, कैसे उसमें अपॉइंटमेंट करनी, यही काम करना। कोटा वृद्धि विशेषाधिकार का मतलब SDR, तो वो करें कि कोटा का क्या मतलब है कि IMF के अंदर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में किस देश का कितना कोटा होगा यही डिसाइड करता है। SDR है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है, जो IMF की करेंसी की तरह है, तो उसका बंटवारा किस तरीके से होगा वो भी यही डिसाइड करता है। नए जो मेंबर हैं वो जब एंटर करते हैं, ठीक है ना, या फिर सदस्य के अनिवार्य वापसी, तो ये सारे काम भी यही करता है। समझौते के अनुच्छेदों, उप नियमों की शर्तें की जो भी आर्टिकल्स होंगे, जो भी एक तरीके से सब लॉज होंगे, उनके बारे में भी यही बातें करता है। कौन? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अब देखिए, मंत्री स्तरीय समिति, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति IMFC और विकास समिति बोर्ड ऑफ गवर्नर को सलाह देते, ये ठीक है ना, कि जो मंत्री स्तरीय, जो मिनिस्ट्रियल लेवल की जो कमेटी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस जो कमेटी है, डेवलपमेंट जो कमेटी है, वो इसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सलाह देते हैं, भाई क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना, अपनी एक तरीके से राय रखते हैं। IMF एवं विश्व बैंक समूह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वर्ष में, ये इम्पोर्टेंट है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, चाहे वो IMF का है चाहे वर्ल्ड बैंक का, ठीक है ना, उनकी वर्ष में एक बार बैठक होती है, ठीक है ना। और मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्रियल रिलेटेड जो कमेटी, इसमें 2 मंत्री स्तरीय कमेटी, ठीक है, 2 मंत्री स्तरीय समितियों द्वारा बोर्ड ऑफ गवर्नर को सलाह दी जाती है। फर्स्ट था IMFC, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, I का क्या मतलब इंटरनेशनल, M का मॉनेटरी एवं फाइनेंशियल, F का फाइनेंशियल कमेटी। इसमें IMFC में आपसे पूछ सकता कितने मेंबर हैं, 24, जिन्हें 190, यहाँ पर 180 है ना, अभी 190 है, ठीक है, गवर्नर से चुना जाता है। ये सभी सदस्य देशों का यानी कि जितने भी 24 मेंबर चुने जाएंगे ना, ये पूरा 190 को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आप देखिए ये काम क्या करती है समिति, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति के प्रबंधन पर चर्चा करती है। ये समझौते के अनुच्छेदों और संशोधन के प्रस्ताव की भी चर्चा करती है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले अन्य सामान्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। इनको छोड़ देना, सिर्फ ये याद रख लेना कि IMFC के अंदर 24 मेंबर है। डेवलपमेंट कमेटी है, इसके अंदर क्या है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर विश्व बैंक, यानी कि इसके अंदर 25 मेंबर है, ठीक है। इस समिति का कार्य विकासशील देशों यानी कि डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड है ये विकास समिति, ठीक है, ये भी सलाह देने का काम करती है। और देख लेना कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतर सरकारी सहमति स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करती है। कार्यकारी एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी कितने मेंबर होते हैं, 24, जिनका चुनाव बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो गवर्नर है ना, उनके द्वारा ही इनको 190 जो 190 प्लस 190 इतने गवर्नर होंगे ना, एक मेन एक अल्टरनेट, तो करे कि वो इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड को चुनते हैं। ये IMF के दैनिक कार्यों का संचालन करता है, ठीक है। ये IMF स्टाफ के सदस्यों की अर्थव्यवस्था की वार्षिक स्थिति यानी कि जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं जैसे कि 190, तो इनकी एनुअल जो स्थिति है अर्थव्यवस्था की, तो वो कैसी रही है उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है। सामान्यतः बोर्ड सहमति के आधार पर यानी कि पूरा जो भी बोर्ड कहेगा उसके आधार पर ही क्या करेगा, ये डिसीजन लेगा, लेकिन कभी कभी औपचारिक मतदान भी किया जाता है। प्रत्येक सदस्य का यानी कि जितने मेंबर कंट्रीज हैं उनका एक वोट है और एक कोटा आधारित वोट के जोड़ के बराबर होता है। एक सदस्य का कोटा उसकी मतदान कुछ नहीं है, क्या करेगी, मान लिया जाए कि जितना ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जितने भी इसके मेंबर है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करते ना, तो जिसका जितना एक तो वोट सबका मेंबर है कि इस कारण से है, वो अपना वोटिंग राइट रखते। फिर दूसरा डिसाइड होता है
कि उन्होंने इसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन किया। जिसका जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, वोटिंग अधिकार भी उसका उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद करते हैं कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मैनेजमेंट है, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष एवं आईएमएफ का प्रमुख दोनों होता है, ठीक है। ये क्या करें कि आईएमएफ के प्रबंधन, जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो प्रबंधन निर्देशक होगा वो क्या होगा, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड और आईएमएफ का प्रमुख दोनों का ही होगा, ठीक है ना। प्रबंधन निर्देशक की नियुक्ति कार्यकारी बोर्ड द्वारा वोटिंग या सहमति से की जाती है। इतना डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछेगा। आईएमएफ सदस्य कोई अन्य देश चाहे वह यूएन का सदस्य हो या न हो, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा निर्धारित शर्तों एवं आईएमएफ की अनुबंध शर्तों को अपनाकर इसका सदस्य बन सकता है। ये भी नहीं पूछेगा आपसे इतना डिटेल में। अब आप देखिए कि आईएमएफ और आईबीआरडी, ठीक है ना। अभी देखते हैं कोटा देश से जो मेंबर बनते हैं ना, उनसे रिलेटेड भाई किसका कितना कोटा कैसे होगा। प्रत्येक सदस्य देश आईएमएफ से जुड़ने पर कुछ मुद्रा का योगदान करेगा, ठीक है ना, जिसको कोटा सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जैसे कि आपने एक कोर्स ज्वाइन किया हो ना, तो इसका सब्सक्रिप्शन आपने लिया कि जैसे आपने 4000 रुपये का सब्सक्रिप्शन लिया, तो इससे जुड़ने के लिए आपने क्या किया, इतनी पेमेंट किया। ऐसे ही अगर आप आईएमएफ के मेंबर बनते हो तो कुछ ना कुछ आपको पेमेंट वहाँ पर करनी पड़ेगी, जो देश की संपदा एवं आर्थिक प्रदर्शन पर आधारित होती है। भाई कौन कितना योगदान देगा, ये उनका खुद का लेवल क्या उसके ऊपर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी सदस्यों को एक वोट का अधिकार मिलता है, ठीक है। वहीं आईएमएफ में अधिकार एक कोटे के रूप में प्रदान किया जाता है, जो एक सदस्य के एक वोट के बजाय कम या एक वोट के बजाय कम या ज़्यादा हो सकता। क्यों, देखिए आपने जितना उसमें ज़्यादा दिया कंट्रीब्यूशन तो ज़्यादा आपके वोट होंगे, कम दिया तो कम वोट होंगे, और एक तो अधिकार आपको मिलेगा ही। अब इसके लिए कुछ मतलब एक तरीके से फॉर्मूला है कि आप उसमें जो कोटा दोगे ना वो कैसे कैसे दोगे। ये जीडीपी का होगा 50%, और जो ओपननेस कितनी है आपकी जीडीपी में या आर्थिक नीतियों में कितना लिबरलाइजेशन है, उसकी वेटेज रखी गई है 30%। आर्थिक इकोनॉमिक जो कन्वर्टेबिलिटी है वो क्या है 15%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार के हिसाब से कितना 15%, तो कितना हो जाएगा टोटल ये 100%, तो 100% वो इस आधार पर होगा, ठीक है। सदस्य देशों की जीडीपी का मापन बाजार आधारित विनिमय दर वो करेंगे। जो जीडीपी का मापन किया जाता है ना मेंबर कंट्रीज का, वो कैसे किया जाता है, विनिमय दरों यानी कि एक्सचेंज रेट के आधार पर 60%, परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के आधार पर 40%, यानी कि मिक्स होगा। इस तरीके से इसका वो किया जाता है। अब उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट आ गया है एसडीआर। देखिए एसडीआर एक तो यही क्वेश्चन पूछा जाता कि एसडीआर जो ना स्पेशल ड्राइंग राइट्स, आईएमएफ खाता की एक इकाई है, ठीक है, यूनिट है, एक मुद्रा नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि मुद्रा की तरह, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये इसको ये क्वेश्चन आता कि ये इकाई है या मुद्रा, तो आप मुद्रा पर क्लिक नहीं करोगे बल्कि एक यूनिट के ऊपर क्लिक करोगे, तो एक क्वेश्चन है। दूसरा कि एसडीआर की मुद्रा कीमत का निर्धारण यूएस डॉलर में मूल्यों को जोड़कर किया जाता है, जो बाजार विनिमय दरों मुद्राओं के एक एसडीआर बास्केट पर आधारित है, ठीक है ना। अब इसके अंदर कुछ नहीं है। अभी आपने ये ध्यान रखना कि इसमें मुद्रा एक बास्केट है। पहले क्या था कि $1 जो ना स्टार्टिंग में जो डॉलर की वैल्यू एसडीआर की वैल्यू डॉलर में देखी जाती थी, लेकिन अब क्या है मुद्राओं एक बास्केट के फॉर्म में। अभी खाली डॉलर नहीं है बल्कि और बहुत सारे, जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो, ये पूछ लेंगे आपको कि इसकी बास्केट में कौन कौन सी करेंसी है। डॉलर है, यूरो है, जापानी येन है, यूरो किसके ईयू की, जापानी येन है, पौंड किसका है यूके का पौंड स्टर्लिंग, एवं चीन की रेनम्बी, ठीक है। ये पूछ लेते हैं कि चीन की रेनम्बी को कब शामिल किया गया, 2016 में। तो इसके अंदर कितना हो गया, यूएस डॉलर, यूरो, जापानी येन, पौंड स्टर्लिंग और रेनम्बी। तो ये कितनी होगी, 5 करेंसी हैं जिनके आधार पर एसडीआर की वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। एसडीआर मुद्रा के मूल्यों का दैनिक मूल्यांकन अवकाश को छोड़कर है, जिस दिन आईएमएफ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बंद हो वो करेगी। एसडीआर मुद्रा के मूल्यों का दैनिक मूल्यांकन होता है ना कि हर रोज के ऊपर इनका मतलब जो है ना वैल्यू डिसाइड होती रहती है। जैसे हर रोज रुपया भी अप्रिशिएट करता रहता है ना, उसी प्रकार से एसडीआर भी, ठीक है।
मूल्यांकन एवं बास्केट की समीक्षा, इसका समायोजन 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। भाई 5 साल में इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कोटा को एसडीआर में, यानी कि आपका कोटा कितना होगा वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स में ही दिखाया जाएगा। वही हमने पढ़ ही लिया है कि सदस्य देशों का जो मतदान वोटिंग का अधिकार होगा उस कोटे से डायरेक्ट रिलेटेड है। आईएमएफ प्रत्येक सदस्यों को अपनी मुद्रा के विनिमय मूल्य की निर्धारण प्रक्रिया को चुनने की अनुमति देता है। इसके लिए आवश्यक है कि सदस्य देश अपनी मुद्रा की कीमतों का आधार स्वर्ण से तय न करते हों और अन्य सदस्यों को मुद्रा कीमतों के निर्धारण की सूचना विधिपूर्वक करते हों। अब आ जाता है एसडीआर, ठीक है। अभी आपने वैसे तो एसडीआर के बारे में जान ही लिया। देखिए आईएमएफ द्वारा 1969 में अपने सदस्यों के लिए, अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कब इसको लेकर आए थे एसडीआर को, 1969 में, ठीक है ना। क्यों लेकर आए थे? क्योंकि अभी डॉलर और गोल्ड का, यानी कि डॉलराइजेशन जो है, जो सारा पूरा वर्ल्ड डॉलर के पीछे था, इसमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी। इसलिए जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम था, जो फिक्स एक्सचेंज रेट रखी जा रही थी, वो 1971 में कोलैप्स हो जाता। और उससे पहले ही एक करेंसी को लेकर आए, आईएमएफ एसडीआर को लेकर आया ताकि लिक्विडिटी की वर्ल्ड में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, तो अब आप बता सकते हैं ना कि एक यूनिट है, एक करेंसी नहीं है। अब तक कुल 660.7 बिलियन डॉलर आवंटित किए जा चुके हैं, यानी कि जो भी आवंटित किए गए हैं, अब बांटे गए हैं, वो कितने 660.7 बिलियन डॉलर, लगभग 943 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर। यानी कि 660 जो एसडीआर है ना, वो 943 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर। कि एसडीआर की वैल्यू क्या है, डॉलर से ज़्यादा है। इसमें 2 अगस्त 2021 को, ठीक है ना, स्वीकृत लगभग 456 बिलियन का एसडीआर का अब तक का सबसे बड़ा आवंटन शामिल है। ये कुछ नहीं करना आपने, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेना, इसका कुछ नहीं है। यह आईएमएफ की दीर्घकालिक वैश्विक आवश्यकता को संबोधित करने और देशों को कोविड-19 महामारी के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए किया था, ठीक है ना। ये वाला जो 456 बिलियन डॉलर है, ये अब महामारी से निपटने के लिए ये खर्च किया गया। एसडीआर का मूल्य बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल, अभी आपने देख लिया ना कि इसमें 5 मुद्राएं हैं, अमेरिकी डॉलर है, यूरोप का यूरो है, ठीक है ना, और चीन की रेनबी है, जापान की येन है, ब्रिटेन का पाउंड है, ठीक है। वहाँ पर शायद मैंने किसका बोला था, ईयू कुछ ऐसा बोला था, ठीक है ना, यूरो। अब नवंबर 2015 में संपन्न अंतिम समीक्षा के दौरान बोर्ड ने निर्णय लिया कि चीन की रेनबी एसडीआर मार्केट समावेशन के मानदंडों को पूरा करते 2016 में इसको ऐड कर लिया। अब वो करें कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तुलना कीजिए। विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रम और परियोजनाओं के लिए ऋण देता, देखिए पॉलिसी रिफॉर्म्स और प्रोजेक्ट के लिए लोन देता, जबकि आईएमएफ केवल किसके लिए देता, नीति सुधार के लिए, और वो प्रोजेक्ट के लिए भी। इन दोनों संस्था में एक अंतर यह भी कि विश्व बैंक केवल विकासशील, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है, डेवलपिंग कंट्री को लोन देता, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के संसाधनों का इस्तेमाल निर्धन राष्ट्रों के साथ साथ धनी देश भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब आप वर्ल्ड बैंक करोगे तो वहाँ पर ये काम आएगा आपका। फिर देखिए आईएमएफ कौन सी रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है जो जारी करता। फर्स्ट है, ये पूछते हैं, क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है ना, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, ये रही, ठीक है ना। तो याद रखोगे ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। अब देखिए कोटा, अब आपने देख ही लिया कौन कौन सी इसके अंदर करेंसी है, तब इनका कोटा और देख लीजिए, ये प्रतिशत में ही याद रख लेना बस। बस इसको इतना देख लेते एक बार। सबसे ज़्यादा जो अमेरिका का है ना, वो 100% होता ना, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अमेरिका की 17.46, फिर जापान है, फिर चीन है। देखिए दोनों का, इसका 4.8 है, इसका 4.1 है, तो जापान का ज़्यादा,
फिर जर्मनी, फिर फ्रांस है, फिर यूके, फिर इटली है। भारत भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है ना। भारत का कितना 2.76, रूस का हमारे से कम है, कनाडा का भी हमारे से कम है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर करेंसी की बात करें ना, जो बास्केट में 5 करेंसी है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है? अमेरिका के डॉलर की है, ठीक है ना। कितनी 41, और सबसे ज़्यादा अमेरिका की हिस्सेदारी थी ना। उसके बाद आप देखिए यूरो की है, जो यूरोप की है। चीन की रेनबी की इतना है, जापान की येन का इतनी हिस्सेदारी, यूके के स्टर्लिंग पाउंड की जो है ना वो इतनी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कौन है? अमेरिका का, उसके बाद यूरो, उसके बाद चीन की रेनबी, उसके बाद जापानी येन, उसके बाद यूके की स्टर्लिंग पाउंड। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में किस मुद्रा को IMF के SDR के बास्केट में शामिल किया गया? तो अभी देखा था ना कि रेनबी को, ठीक है। ये रूबल है, ये रैंड है, ये भारतीय रुपया है, ठीक है। तो आप याद रखोगे रेनबी को। वही है कि इसको SDR को कब लाया? 1969 में। इसमें वही है, ये 5 करेंसी हैं। 1 अक्टूबर 2016 को इसमें जोड़ा गया, तो इसलिए डी आंसर ठीक है। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अभी आपने देखा ना कौन जारी करता? IMF। तो ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया। अब उसके बाद है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। देखिए, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने की उपबंध से संबंधित है? तो ये भी है IMF के, ठीक है। तो ये शब्द याद रखिएगा, ये IMF के। अब यहाँ पर इनको एक्सप्लेन किया गया है, एक बार देख लेते हैं कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI क्या है। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो भुगतान संतुलन आवश्यकताओं के, यानी कि जो BOP है ना, आवश्यकता के तत्काल संतुलन का सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है। कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा है कि जो BOP से एक तरीके से जो जिनका BOP खराब है ना, और उसकी प्रॉब्लम का अगर हम समाधान चाहते हैं तो यहाँ से हम फाइनेंस करेगा हमें IMF। सदस्य देशों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए IMF वित्तीय सहायता को और अधिक लचीला बनाने के लिए RFI रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट को व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में बनाया गया था। RFI IMF की पिछली आपातकालीन सहायता नीति की जगह लेता है। इसका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने का, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट किसके अंदर आता? IMF के अंदर आता। और BOP की जो भी अगर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करने के लिए है। उसके बाद है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये किसके लिए है? ये तो BOP की समस्या का समाधान के लिए है। ये है कम आय वाले देशों, इनकी लो इनकम कंट्रीज को तत्काल भुगतान संतुलन की आवश्यकता प्रदान करना है। अब देखिए ये क्या है? लो इनकम कंट्रीज नाम लिखा हुआ है ना, जहाँ कोई शर्त नहीं है। इस क्रम में एक पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम न तो आवश्यक न ही संभव। RCF की स्थापना एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में की गई थी ताकि वित्तीय सहायता अधिक लचीला संकट के समय LICS की विविध आवश्यकता को अनुकूल बनाया जा सके। अब उसमें इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए उसमें क्या है, जो भुगतान संतुलन आवश्यकता तत्काल संतुलन का सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है, ठीक है, सभी के लिए ये शब्द है। यहाँ पर क्या है? लो इनकम के लिए जो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है। उसके बाद है RCF के 3 के, यानी कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर 3 आते हैं, 3 क्षेत्र है। एक है घरेलू अस्थिरता, आपात स्थिति जैसे स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला के कारण तत्काल BOP जरूरतों के लिए एक नियमित खिड़की। दूसरा है कि अचानक बहिर्जात झटके, ये तो क्या था कि घरेलू अस्थिरता के कारण कोई मतलब RCF वो प्रोवाइड, जो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी इस टाइम पर प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी मतलब एकदम से अचानक कोई भी एक्सटर्नल मतलब प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है ना, इसको एक्सीजिनेस शॉक विंडो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? नियमित खिड़की, यानी कि रेगुलर। इसको एक्सोजेनेस शॉक विंडो कहते हैं।
थर्ड है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण तत्काल व्यापी जरूरतों के लिए एक बड़ी प्राकृतिक आपदा खिड़की जांचते सती, यानी कि जो भी नुकसान हुआ स्क्रर गलेर उत्पाद के 20% के बराबर या उससे अधिक हो। तो ये ध्यान रख लिया आपने, ये इसी के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है रिजर्व ट्रांचे, ठीक है ना, 2020 में ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो ये आईएमएफ द्वारा सदस्यों को प्रदत्त वह करें कि जो भी रिजर्व ट्रांचे है वो क्या होता है, ये आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली है, क्रेडिट मतलब प्रोसेस है। उसके बाद है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट हमने देख ली कि किसके द्वारा, आईएमएफ के द्वारा। अच्छा, अभी हमारा ये क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक। अभी हमारा वर्ल्ड बैंक स्टार्ट होगा। वर्ल्ड बैंक जिसको हम 1944 में किसके नाम से जानते, आईबीआरडी के नाम से, ठीक है, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। अब उसके बाद देखिए, अब ये भी सेम ही है कि 44 मेंबर कंट्री थे, अभी इसमें भी कितने 190 है, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इसको स्टेब्लिश किया गया था, इनका डिफरेंस वहाँ पर आपने देख लिया था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि आईबीआरडी को ही वर्ल्ड बैंक हम कहते हैं, ये बोल रहा। इसका कहाँ पर है हेडक्वार्टर, इसका भी और किसका, आईएमएफ का भी, वॉशिंगटन डीसी में, पूर्व में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है, ठीक है ना। विश्व आपने सिर्फ वॉशिंगटन डीसी याद रखना, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के अंदर कितने मेंबर है, 190, ठीक है, और उसके अंदर भी कितने हैं 190, 44 कंट्री ने इसके ऊपर भी साथ में साइन के, दोनों के एक जैसे मेंबर हैं। अब है कि विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और ये कई संस्थाओं का समूह है, यानी कि कई ग्रुप है इसके अंदर, इसलिए इसे विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से भी जानते। ये 190 है, याद रखिएगा, ठीक है ना। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले, यानी कि वही बात है कि अगर आप वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना चाहते हो तो पहले आप आईएमएफ के मेंबर होना जरूरी हो। दोनों में अंतर आपने देख ही लिया था कि विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए लोन देता और अंतर्राष्ट्रीय केवल नीति के लिए, ये देखिए ये दोनों के लिए देता। अब आपको इसी के ऊपर फोकस करना, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में सहायता प्रदान करना। वर्ल्ड बैंक का ये एक अग्रणी विकास संस्थान है जो विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में गरीबी से यानी कि पॉवर्टी से लड़ने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, गारंटी, जोखिम प्रबंधन, उत्पाद और विश्लेषणात्मक तथा सलाहकार सेवाएं देने का काम करता है। इसके सदस्य देश संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि जो भी मेंबर कंट्रीज होंगे ना वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कैसे इसका वित्त पोषण किया जाता है और इसका पैसा कैसे खर्च किया जाएगा। विश्व बैंक का प्रयास यानी कि जो भी सस्टेन गरीबी में कमी के उद्देश्य से सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों तक पहुंचने पर केंद्रित है। अब देखिए तो क्या करें कि विश्व बैंक में 5 ऑर्गेनाइजेशन का तरीके से एक ग्रुप है जो सदस्य देशों को आर्थिक, वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह देता है। आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, सॉइल डेवलपमेंट। अब वही है कि आईबीआरडी की स्थापना कब बात की गई थी, 1944 में। स्टेब्लिश कब हुआ, 1945। कितने मेंबर, ये गलत प्रिंट है, यहाँ पर 190 है। आईबीआरडी का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मध्यम विकास वाले देशों, ऋणग्रस्त गरीब देशों में ऋण, गारंटी और गैर उदार सेवाओं के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। ऋणग्रस्त को चाहे इंग्लिश के हो हिंदी के, आप समझते हो ना कि जो लोन में दबे हुए हैं गरीब कंट्री, ठीक है। और उसके बाद आईबीआरडी उन सदस्य देशों के स्वामित्व में जिनकी मतदान शक्ति देश की सापेक्ष आर्थिक शक्ति के आधार पर इसकी पूंजी सदस्यता से जुड़ी हुई है। आईबीआरडी का मतलब वर्ल्ड बैंक दुनिया के वित्तीय बाजारों से अपना अधिकांश धन जुटाता है। 1949 में से AAA रेटिंग बनाई रखी, 59 में। आईबीआरडी और आईडी मिलकर ये कुछ नहीं है, अब आगे हम देखेंगे
इसको आपने जान लिया कि 1944 में इसके ऊपर बात की गई थी और इसको 44 में स्टेब्लिश किया गया। 194 में 195 में 190 इसके मेंबर हैं, ठीक है ना, 190। और इसके अंदर क्या है, इसको 1959 में क्या है, AAA रेटिंग मिली थी। अब हम इसके आगे यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, एक तो ये याद रखना, इसको स्टेब्लिश किया गया था 1956 में। कब? 1956 में। इसके मेंबर कितने हैं? 184 है। जो सामूहिक रूप से नीति को निर्धारित करता है, यह 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाजारों में कंपनियां, वित्तीय इनकी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रोजगार सृजित करने कर राजस्व जुटाने, कॉरपोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करने, उनके स्थानीय समुदाय में योगदान करने की सहायता देता है। ये विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर, अब देखिए ये ध्यान रखना आपको, IFC का ये, ठीक है ना। और उसके बाद है ये प्राइवेट जो सेक्टर है ना, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है ना। ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है। निजी क्षेत्र के लिए कौन काम करता है? IFC अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में ऋण दायित्व को पूरा करने के माध्यम से लगभग सभी ऋण गतिविधियों के लिए धन जुटाता। 1989 के बाद IFC ने अपनी AAA रेटिंग बनाए रखी। यह आमतौर पर 7 से 12 साल की परिपक्वता वाले व्यवसायों और निजी परियोजनाओं को ऋण देता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये भी शब्द याद रखना, ठीक है, ये वाला। इसके द्वारा किए जाने वाले निवेश के लिए समान ब्याज दर की नीति नहीं है। IFC अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के जोखिम को कम करने के लिए अपनी वैश्विक व्यापार वित्त कार्यक्रम के माध्यम से 80 से अधिक देशों में 200 से अधिक अनुमोदित बैंकों के व्यापार भुगतान दायित्व की गारंटी देता। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, ये ऊपर वाली लाइन और एक ये लाइन, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, इसके अंदर आता ID, इसको हम सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जानते हैं। इसको स्टेब्लिश किया गया था 1960 में। इसके अंदर मेंबर कंट्री है 173 और इसमें कोई खास मतलब नहीं पढ़ने के लिए। ये क्या करती हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे कि ये इसको सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं, मिलेगा कहीं ना कहीं आप इसको जब पढ़ोगे तो। सॉफ्ट लोन विंडो किसको कहते हैं? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को, IDA को। ICSID, इसको स्टेब्लिश किया गया था 1966 में। ICSID ये क्या है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट। ये क्या काम करती है? जो भी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता ना, ठीक है ना, आपस में इसके मेंबर कंट्रीज में, तो उसको समाधान करने का काम करती है। फिर आती मीगा को 1988 में स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। कानूनी तौर पर अलग और आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यवसाय के लिए खोली गई। देखिए जितने भी अभी आपने पढ़े ना, IDA, IFC, ठीक है ना, और एक IFC, IDA, IFC, एक सेकेंड में, IDA, IFC और एक IBRD। IFC, IDA, IBRD और मीगा, ICSID, मीगा, इन सब का मेंबर है इंडिया, सिर्फ इसका नहीं है, ये ICSID का, ठीक है ना। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इसके 4 बोर्ड हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, एक IDA, एक IFC और एक मीगा। वो तो क्या एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह है। और इसमें आप देख लो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सौंपी गई, इनको एक बार पढ़ लेना, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मैसेज कर देना। अब यहाँ पर देखिए IBRD, आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के तहत बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को पहले IMF का मेंबर होना जरूरी है, ठीक है ना। IBRD की अगर मेंबरशिप आपको मिल जाती है तो इनके ऑटोमेटिक मिल जाएगा, IDA, IFC, मीगा, ठीक है ना। ICSID में इनकी डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो ICSID में
सोल होती है, IBRD के सदस्यों के लिए उपलब्ध है, किंतु IBRD के सदस्य नहीं है, किंतु जो IBRD के सदस्य नहीं है लेकिन पार्टी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के सदस्यों ने ICSID प्रशासनिक परिषद के आमंत्रण पर अपने सदस्यों के 2/3 वोट का समर्थन मिलने पर ही सदस्यता दी जाती है। इसकी प्रमुख रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की देखिए इम्पोर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है ना, हाल ही में इसको प्रकाशित करना बंद कर दिया, ये आपको कोई मतलब नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। हाल ही में जो प्रकाशन हुआ है वो भारत में गरीबी की स्थिति पर शोध पत्र, दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस, ग्राउंड स्लेव रिपोर्ट। अब बात है कि भारत और वर्ल्ड बैंक, भारत ब्रिटेन वुड्स से में किए गए समझौतों के मूल हस्ताक्षरकर्ता में, यानी कि वहाँ पर ही हम ओरिजिनल, यानी कि जब जिस टाइम पर IMF वर्ल्ड बैंक बना था ना उसी टाइम से हम मेंबर हैं इनके, जिस तरीके से गेट के थे, जनरल गेट के, ठीक है ना, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। तो IBRD IMF की स्थापना जिस टाइम पर की गई थी, भारत में 1956 में IFC, 1960 में ID संस्थापक सदस्यों में भी शामिल थे, ये तो आपने पढ़ ही लिया। 12 जनवरी 1994 में मेगा का सदस्य बना था। भारत ICSID का मेंबर नहीं है, इसके पीछे का तर्क है कि ICSID कन्वेंशन निष्पक्ष नहीं, इनकी फेयर नहीं है, एक इसकी तरफ झुके होते हैं डेवलप कंट्री की तरफ, तो इसलिए हम इसके मेंबर नहीं हैं। वर्ष 1949 में भारतीय रेल को ऋण देने के साथ IBRD द्वारा भारत को ऋण देने की शुरुआत हुई थी 1949 में, ठीक है। वर्ष 1959 भारत IFC और वर्ष 1961 में IDA द्वारा पहला निवेश एक राजमार्ग निर्माण परियोजना पर किया गया था, ठीक है ना। तो पहला जो IFC और IDA के द्वारा जो किया गया था, पहला निवेश जो किया गया था राजमार्ग निर्माण परियोजना पर किया गया था। 1950 के दशक के दौरान भारत हेतु विश्व बैंक ऋण का एकमात्र स्रोत IBRD था। क्या बोला कि 1950 के दशक के दौरान भारत के लिए विश्व बैंक के ऋण का एकमात्र, वह करेंगे विश्व बैंक से जो ऋण लेते थे ना वो IBRD से लेते थे। दशक के अंत तक भारत की बढ़ती ऋण समस्या विश्व बैंक समूह के सॉफ्ट लोन से जुड़े IDA के लोन्स में एक महत्वपूर्ण कारक बनी, यानी फिर हम IDA से भी लेने लगे। 1960 के दशक के अंत में अमेरिका ने अपने 2 पक्षीय सहायता कार्यक्रम में तेजी से कटौती की, जिसमें भारत के बाहरी संसाधनों का सबसे बड़ा स्रोत था। सबसे विश्व बैंक आधिकारिक तौर पर दीर्घकालिक वित्त के महत्वपूर्ण, यानी कि अब हम उससे लॉन्ग टर्म में भी 1960 से यानी कि 1960 से उसे लोन लेने लगे हम। 1960-70 के दौरान IDA ने विश्व बैंक द्वारा दिए गए कुल ऋण का 3/4 हिस्सा भारत को दिया, यानी कि जितना भी लोन दिया था ना पूरे वर्ल्ड में उसका 3/4 हिस्सा इंडिया को दिया। अब तक का सबसे बड़ा ऋण IDA, इस प्रकार IDA से अब तक का सबसे बड़ा ऋण प्राप्तकर्ता भारत बना और यह राशि कुल दिए गए ऋण का 2/5 हिस्सा था, यानी कि IDA सबसे ज्यादा जो लोन प्राप्त किया वो भारत ने ही किया। कब? 1960 और 70 के दशक के दौरान। अब है कि चीन वर्ष 1980 में विश्व बैंक में शामिल हुआ। चीन 1980 में उसने समिति IDA संसाधनों पर अपनी दावेदारी भिजता, यानी कि IDA से उसने कहा कि मैं भी लोन ले सकता हूँ। अफ्रीका के बिगड़ते आर्थिक हालात और भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन से IDA में भारत की ऋण हिस्सेदारी में तेजी से कमी होने लगी, यानी कि अफ्रीका की तरफ क्या होगा, ज़्यादा फोकस होने लगा अब वर्ल्ड बैंक का। 1980 के दशक के दौरान विश्व बैंक ने नीतियों में सुधार और आर्थिक उदारीकरण पर जोर दिया। 1980 में ही हाफ मतलब जो लिबरलाइजेशन वो स्टार्ट हो गया था। भारत में बुरे दौर से गुजर रहे सार्वजनिक संस्थानों को ऋण देता रहा और भारत की बंद अर्थव्यवस्था की आलोचना को लेकर मौन साधे रहा। 1991 में आप सभी जानते हो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को स्टेब्लिश किया गया था। 1991 में क्या किया गया था? LPG को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लेकर आया गया। वो करें कि 1991 का जो संकट है उसमें बहुत
तो उसके बाद बहुत सारे चेंज आए। इसके बाद संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण देने के लिए, यानी कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ऋण देने के लिए विश्व बैंक के लिए भारत महत्वपूर्ण देश बन गया, ठीक है ना, क्योंकि उसने वित्त, कराधान और निवेश तथा बिजनेस आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों के लिए सहमति जारी। देखिए IMF ने क्या कहा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हम 1991 में लोन लेने के लिए गए ना, तो इसने मना कर दिया। इसने कहा कि यदि आप ये LPG को लेकर आते हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो मैं आपको लोन दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो इन्होंने बात मान ली, तो उसको लोन देना पड़ा। भारत को वर्तमान में मिश्रित देश यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। ID और IBRD दोनों से ऋण लेने के लिए योग्य देश है हमारा देश। विश्व बैंक के IBRD से सबसे अधिक ऋण लेने वाला देश क्या है, भारत है। 2015 से 18 के बीच विश्व बैंक से भारत को लगभग $10.2 बिलियन का ऋण प्राप्त हुआ। विश्व बैंक ने 2019-20 की अवधि में भारत के लिए 25 से 30 बिलियन डॉलर की योजनाओं हेतु ऋण प्रतिबद्धताओं को मंजूरी दी। जुलाई 2020 में विश्व बैंक और भारत सरकार ने MSME, सूक्ष्म लघु यानी कि M का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए $750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये इंडिया के बारे में थोड़ा सा इसको रटना नहीं है, बस देखते रहना, ठीक है ना, 1-2 बार पढ़ लेना। जुलाई 2020 में विश्व बैंक और भारत सरकार ने, ये हमने देख लिया। इससे पहले 2020 में विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी थी। नवंबर 2021 में भारत और विश्व बैंक ने मेघालय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए $40 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर हस्ताक्षर। ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा आपको ये पता चल जाए कि वर्ल्ड बैंक का, IMF का, इनका हमारे लिए क्या महत्व है, ठीक है ना। हाल ही में विश्व बैंक ने जून 2021 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की। इसके तहत वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP, ठीक है, 21-22 के लिए कितनी रखी, 8.3% रहने का अनुमान है। देखिए GDP के अनुमान क्या लगाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 8.3, 22-23 के लिए 7.5, एक पूछ सकते हैं, और 23-24 के लिए 6.5%। तो घटती जा रही है ना, 8.3, 7.5 और 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। और विश्व के लिए अगर हम बात करें तो विश्व के लिए क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था के लिए 5.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो बीते 80 वर्षों में किसी भी मंदी के बाद सबसे तेज विकास दर है। हालांकि वैश्विक उत्पादन अभी भी वर्ष के अंत तक पूर्व महामारी अनुमानों से 2% तक कम रहेगा। वही प्रमुख रिपोर्ट इसकी कौन कौन सी हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। शायद 2 बार ये रिपीट हो गई हैं। इसके प्रमुख संस्थान आपने देख लिए, फिर भी इनको थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ से भी जरूर कर लेना। IBRD ये लोन और ऋण और अनुदान प्रदान करता है, लोन भी देता, ठीक है, ऋण भी देता और ग्रांट भी देता। IDA ये नियमन यानी कि जीवन की आय कम है ना, कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है। इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो, ठीक है, सॉफ्ट लोन विंडो IDA है। IFC ये कंपनी और सरकारों को निवेश सलाह तथा संपत्तियों के संबंध में, IFC क्या जो निजी इन्वेस्टर उनके लिए काम करता। MEGA फिर ICSID, भारत क्या है, ICSID का मेंबर नहीं है। तो ये आपने वैसे भी कर लिया कि जो IBRD वर्ल्ड बैंक का ये ग्रुप है, इसमें IBRD आता है जिसमें कितने 189 मेंबर हैं। फिर IFC आता है, इसमें 184 हैं, IDA में 173 हैं, MEGA में 181 हैं, और अगर हम बात करते हैं ICSID में तो उसमें कितने 159 हैं। और अगर यहाँ पर इन डेट को आप मैच करोगे तो IBRD कब स्टेब्लिश हुआ था, 1945 में, IFC 1956 में, IDA 1960 में, MEGA 1966 में, और ICSID क्या है, ये इससे थोड़ा सा पीछे है, ये कब 1966 में। तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये मेंबर बहुत बार पूछता हुआ आपसे।
अब बात करते अंकटाड की, ठीक है, UNCTAD। छोटे छोटे टॉपिक हैं आगे। देखिए अगर बात करें तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या, इसको 1964 में स्टेब्लिश किया गया था UNCTAD को, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है। ये एक स्थायी अंतर सरकारी सहकारी निकाय है। ये आपको मेन याद रखना है कि 1964 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसकी कुछ रिपोर्ट है, ये भी कई बार पूछी जाती है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट और कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना। ये रिपोर्ट को याद रख लेना आप। और उसके बाद है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB जो है इसको कब स्टेब्लिश किया गया था, 19 दिसंबर 1966 को। इसमें कितने मेंबर है, 68। भारत ADB का संस्थापक सदस्य है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। कुल सदस्यों में से 49 सदस्य देश एशिया प्रांत से, ठीक है ना, एशिया से, जबकि 19 अन्य देश हैं एशिया को छोड़कर। इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। 2019 तक ADB के 5 बड़े शेयर धारकों में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का एक जैसा था, 15.6% हिस्सेदारी थी। उसके बाद है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का 6.4, भारत का 6.3, ऑस्ट्रेलिया का। एक तो ये पूछ लेगा आपसे कि क्या भारत का और चाइना का एक है, नहीं, अलग अलग। इसका 6.4 इनका ज़्यादा है और हमारा क्या है, कम है। जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मनीला फिलीपींस में है। तो देख लिया ना, मेन क्या है, 68 मेंबर है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मनीला फिलीपींस में है। इसमें 5 सबसे बड़े शेयरधारक हैं, जापान का और अमेरिका एक जैसा, पीपल्स रिपब्लिक यानी कि चाइना का ज़्यादा, भारत का उससे कम, ऑस्ट्रेलिया का हमारे से कम। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं सार्क। देखिए द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1985 में, ढाका के अंदर। दक्षिणी एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार, यानी कि अगर साउथ एशिया की बात करें ना हम, ऐसे होता ना, मान लेते कि एशिया रीजन है, तो इसके साउथ की हम बात करते हैं। दक्षिणी एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम 1980 में सामने आया था। 7 संस्थापक देशों, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, इन 7 देशों ने कि विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इसकी प्रथम मुलाकात 1981 में कोलंबिया में हुई। अफगानिस्तान 2005 में इसका मेंबर बना, ठीक है ना। सब सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना। इस संगठन का मुख्यालय सचिवालय नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अफगानिस्तान के आने के बाद कितना हो गया, 8 मेंबर है। तो सार्क में कितने मेंबर है, 8। इसको कब स्टेब्लिश किया गया, 1985 में, ठीक है। और इसके ये जो है ना, कहाँ पर है इसका मुख्यालय और सचिवालय, नेपाल के काठमांडू में। और ढाका में इसके ऊपर क्या किए गए थे, ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ पर देखिए ये इसके मेंबर कंट्री, ये इंडिया, ठीक है ना, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं, वापस आइए इसमें, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। लेकिन तो इनको गिन लीजिए, 8 ही होगी ना ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे नया कौन सा, अफगानिस्तान है। तब देख लिए ये कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका,
ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक बार देख लेना, इनको पढ़ लेना थोड़ा बहुत। तो वो करें कि सार्क जो है ना उसके मेन मतलब जो एक तरीके से काम करने वाले सिस्टम है। फर्स्ट है कि सार्क विकास कोष, ठीक है। तो इसको देख लेना एक बार क्या है इसमें। दक्षिणी एशिया, ये इम्पोर्टेंट है, दक्षिणी एशियाई विश्वविद्यालय भारत में अवस्थित दक्षिणी एशियाई विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। ये है साउथ एशियाई यूनिवर्सिटी जो है, क्या है ये, कहाँ पर है, भारत में। दक्षिणी एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री एवं प्रमाण पत्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रदान की गई संबंधित डिग्री एवं प्रमाण पत्र के समान होती है। तो ये पूछते हैं कहाँ पर है ये। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का सचिवालय बांग्लादेश ढाका में अवस्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्फॉर्मिटी मूल्यांकन के क्षेत्र में सार्क के सदस्यों के मध्य समन्वय एवं सहयोग बढ़ाने एवं प्राप्त करने के लिए की गई थी। इसका लक्ष्य वैश्विक बाजार में पहुंच तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सुविधा प्रदान करने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानकों का विकास करना है। इसको एक बार देख लेना, मध्यस्थता परिषद क्या है इसमें, इसकी हम बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन आता है यूपीएससी 2020 में। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार मूल्य में गिरावट लगातार वृद्धि हुई है, गिरावट ने लगातार वृद्धि हुई है। भारत श्रीलंका के व्यापार की बात कर रहे हैं। कपड़ा और कपड़े से निर्मित वस्तुएं भारत एवं बांग्लादेश के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण वस्तु है। नेपाल पिछले 5 वर्षों में दक्षिणी एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है श्रव्य, केवल 2, बाकी ये गलत है दोनों और ये ठीक है। दक्षिणी एशियाई देशों में किस, यानी कि दक्षिणी एशियाई देश से सार्क से रिलेटेड है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, भारत में, ठीक है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर आ जाता है आसियान। आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट का क्या मतलब है, देखिए ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। साउथ ईस्ट यानी कि कहीं यहाँ पर ये एशियान है, आसियान है। तो भारत जो है रीजनल प्रॉब्लम के कारण से, ठीक है ना, एरिया की प्रॉब्लम के कारण से इसका मेंबर नहीं है। दक्षिणी पूर्व एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया यही है, साउथ ईस्ट, ठीक है। क्षेत्रीय संगठन जो एशिया प्रांत के उपनिवेश राष्ट्रों को बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। क्या है, पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। आसियान का आदर्श वाक्य वो करें, इसका मेन वाक्य क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि आसियान का मेन जो वाक्य है वो क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। 8 अगस्त आसियान दिवस है, इनके अगर आप पूछे आसियान दिवस कब मनाया जाता है, 8 अगस्त को। आसियान का सचिवालय कहाँ पर है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अब देखिए इसका परिचय। ये एक क्षेत्रीय समूह जो आर्थिक राजनीतिक सुरक्षा को बढ़ावा देता। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1967 में। कहाँ पर, बैंकॉक थाईलैंड में। आसियान के संस्थापक अर्थात इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा, बैंकॉक घोषणा के आधार पर, ठीक है ना, एक बैंकॉक घोषणा पत्र था, उसके आधार पर 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके सदस्य राज्यों को अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर की अध्यक्षता वार्षिक रूप से प्रदान की जाती है। जो भी जैसे मतलब मान लिया जाए कि जैसे ना कि ABCD, तो जो पहले नंबर पर आता वहाँ पर पहले, फिर तीसरे, फिर चौथे, ठीक है ना, इस तरीके से। आसियान देश कुल आबादी यानी कि जितने भी इसमें मेंबर कंट्री है ना, उसकी कुल आबादी कितनी, 650 मिलियन है। और ये GDP में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो कितना करते हैं, 2.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में। लगभग 86.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, ठीक है ना, आसियान जो चौथे नंबर पर आता है। आसियान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में ब्रुनेई,
के लिम जोखोई आसियान के महासचिव हैं। ठीक है ना। आसियान के अध्यक्ष का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है। इसके राष्ट्र हैं 10। ये नाम आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, एक बार इनको रिवाइज कर लेना। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है ना, 10 हैं इसके अंदर। अभी देखिए कुछ इंडेक्स है, यहाँ से क्वेश्चन, इससे जो ये आप वीडियो देखोगे ना, कई सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले। इंडेक्स है, ये रिलीज या पब्लिश किसके द्वारा किए जाते हैं, इंडिया का कौन सा रैंक है और टॉप में कौन से। सबसे पहले हम बात करते हैं HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDI इसको कौन जारी करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब 132 इंडिया का कौन सा रैंक है, 21-22 में 132वां। टॉप है, पहले नॉर्वे था, अब स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। उसके बाद नॉर्वे, आइसलैंड। बॉटम में कौन है, साउथ सूडान है। तो ये ध्यान रखोगे आप। फिर है ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 का। ये याले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, इसके द्वारा एक तरीके से पब्लिश की जाती है। 180वां नंबर है भारत का। टॉप है डेनमार्क। ठीक है ना। और उसके बाद बॉटम में है इंडिया। देख लेना अब ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। उसके बाद अगर हम बात करें हम हंगर में, देखिए आप भूखमरी में, लिरिस एंड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हिलफ है। इसके अंदर के है 107वां नंबर हमारा। ठीक है, 17। टोटल 17 कंट्रीज इंक्लूडिंग बेलारूस, चिले, चाइना, क्रोएटिया सेट द टॉप रैंक। ठीक है ना, ये टॉप में है। तो इसका हमारा कौन सा 107वां रैंक है। उसके बाद है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको एक तरीके से पब्लिश करता है और इसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपसे पूछ सकता है। फिर USA है, फिर स्वीडन है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये IMD इसको पब्लिश करता है। टॉप है स्विट्जरलैंड। इंडिया कब है, 43 नंबर पर, और इनोवेशन में 40 नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इंडिया कौन से नंबर पर है, 135 पर। टॉप है आइसलैंड, बॉटम में है अफगानिस्तान। जेंडर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है मेल और फीमेल में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 की अगर बात करें तो हमारा नंबर था 140वां। वही आइसलैंड नंबर 1 था और अफगानिस्तान सबसे नीचे था। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 2022, अब देखना ये इसको पब्लिश करता, टॉप में है, हमारा नंबर है 43 और US नंबर 1 है, यूनाइटेड, फिर जर्मनी। उसके बाद है ग्लोबल क्लाइमेट